व्हाट वी आर स्टार्टिंग हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर एंड बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। कल बोला था कि ट्रांसफॉर्मर को मेरा फर्स्ट वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा। उस फर्स्ट वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन कि ट्रांसफॉर्मर आपका होता क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मर की क्या है, और ट्रांसफॉर्मर में जो आपका मेन रहता है दैट इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। सो मेनली if I talk about the EMF equation of the transformer, that it will be equal to E is equal to 4.44 into F into phi m into N. तो accordingly अगर E1 होगा refer to primary side तो we have E1 N1, अगर refer to secondary side होगा तो it will be E2 N2। ठीक है जी। Now what we have to do, इसके बाद हमारा क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मर में आपका बेसिक कंसेप्ट रहता है, लेकिन वी कैन स्टार्ट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर को इन डेप्थ में देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर इन डेप्थ में क्या होता है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आप लोग लिखेंगे दैट इज द कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स जितने भी ऑनलाइन इस वीडियो को देखेंगे, मैं हर एक चीज यहाँ लिखूंगा नहीं, आई विल एक्सप्लेन, तो आप लोग उसको काइंडली उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर? द वेरी फर्स्ट टर्म इज सर इट इज कॉल्ड एज फाई एम। phi m is equal to main flux. Phi m is equal to main flux. Units will be sir Weber. Mudassir Ahmed Dar ji, good morning. Kindly add us in WhatsApp group. Sir, WhatsApp group is only and only for the offline students. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए सर, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी सर। ओके, नेक्स्ट विल बी BM फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी यूनिट्स हैं सर इसके वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रो दैट इज करंट डेंसिटी, यूनिट्स हैं एम्पेयर पर mm स्क्वायर। करंट डेंसिटी एम्पेयर्स पर mm स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट सर AI, AI नेट आयरन एरिया, नेट आयरन एरिया, यूनिट्स हैं सर मीटर स्क्वायर। क्लियर जी। नेक्स्ट विल बी AGI, ग्रॉस कोर एरिया, ग्रॉस कोर एरिया, यूनिट्स अगेन मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। नेक्स्ट विल बी AC, AC नेट कॉपर एरिया, नेट कॉपर एरिया अगेन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सर AW, एक बार लिख लीजिए देन आई विल एक्सप्लेन सारे कंपोनेंट्स के होते क्या क्या हैं। AW विंडो एरिया, विंडो एरिया, एंड इसी के साथ लिख लीजिएगा कि AW विल बी इक्वल टू HW इंटू WW एंड HW अपॉन WW is equal to 2 to 3. Generally, what we are taking 2.5. ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट सर कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन टू कोर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कोर सेंटर्स, यूनिट है सर मीटर। क्लियर। नेक्स्ट विल बी सर स्मॉल d, कौन सा? हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन टू कोर सेंटर्स, स्मॉल d, डायामीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, small d is diameter of circumscribing circle, unit is meter square.
diameter of circumscribing circle, ब्रैकेट में लिख लेना, इन केस, इसी के साथ, इन केस वी आर यूजिंग राउंड कंडक्टर्स और सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स, इन केस वी आर यूजिंग राउंड कंडक्टर्स और सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स. क्लियर सर? नेक्स्ट KW, next KW, window space factor, KW window space factor. Next sir, F frequency, F frequency 50 hertz. Next sir, ET, E subscript T, EMF per turn, EMF per turn. Next TP/TS, EMF per turn के यूनिट सर वोल्ट. TPTS, turns on primary side, turns on secondary side, turns on primary side, turns on secondary side. Clear? Next sir, IPIS, IPIS, current on primary side, current on secondary side, current on primary side, current on secondary side. Units will be ampere. ठीक है सर? Next will be VPVS, voltage on primary side, voltage on secondary side. Units will be volt. ठीक है? Next sir, APAS, small AP, small as, area on primary side, area on secondary side. या एरिया ऑफ वाइंडिंग कर लीजिए, एरिया ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड, एरिया ऑफ वाइंडिंग ऑन सेकेंडरी साइड. APAS. क्लियर? नेक्स्ट सर, LI, L सबस्क्रिप्ट I, लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ, लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ, LI, L सबस्क्रिप्ट I. नेक्स्ट सर, LMT, LMT, लेंथ ऑफ मीन टर्न, length of mean turn for the flux, length of mean turn for the flux path. ठीक है सर? नेक्स्ट कैपिटल GI, एक्टिव वेट ऑफ कॉपर, सॉरी एक्टिव वेट ऑफ आयरन, GI, एक्टिव वेट ऑफ आयरन. नेक्स्ट सर, GC, एक्टिव वेट ऑफ कॉपर. यूनिट्स केजी हैं दोनों की. लेंथ ऑफ मीन टर्न का कोई यूनिट नहीं, LI का कोई टर्न यूनिट नहीं. APS का यूनिट होता है सर, APSS के यूनिट्स हैं mm स्क्वायर के, इनके कोई यूनिट्स नहीं. GI GC के यूनिट्स है kg. तो एक्टिव वेट ऑफ एक्टिव आयरन, वेट ऑफ एक्टिव कॉपर. सर नेक्स्ट विल बी स्मॉल GI, स्मॉल GI, वेट ऑफ आयरन पर, वेट ऑफ आयरन पर मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ आयरन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट सर, स्मॉल GC, वेट ऑफ कॉपर पर मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ कॉपर पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट
PI, PI specific iron loss. Next, PC specific copper loss. जी क्या सर, WW वॉट्स रहेंगे, आयरन लॉस है वॉट्स रहेंगे आपके। नेक्स्ट सर, PI इज इक्वल टू X टाइम्स PC, PI इज इक्वल टू X टाइम PC, ठीक है जी। सो दीज आर द सर्टन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी आर यूज इन अ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर में हम लोग ये वाली टर्म्स को यूज करते हैं। ओके, क्विकली रिकैप, कोई ऐसी टर्म जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, या कोई टर्म ऐसी जिसके बारे में नहीं पता चल रहा, देन आई विल एक्सप्लेन इट ओनली एंड ओनली। अदरवाइज फाई क्या है, फ्लक्स, या सारी एक्सप्लेन करूं एक एक करके ट्रांसफॉर्मर में कहां कहां होती है? हाँ जी, कोई ऐसी टर्म जो नहीं समझ आई कि कौन सी वो टर्म है, या सारी एक्सप्लेन कर दो? LMT, हाँ जी। LMT क्या होता है मैम, आपने ये ट्रांसफॉर्मर बनाया, इस ट्रांसफॉर्मर में ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई की वजह से क्या होगा, यहां पर इस टाइम पर यहां पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, तो ये फ्लक्स आपका जब लिंक करके सेकेंडरी साइड पे जाएगा तो इसका जो मीन आएगा आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ मीन फ्लक्स पाथ। मीन का मतलब हो गया, एक है LI का मतलब है या तो प्राइमरी साइड का फ्लक्स या सेकेंडरी साइड का फ्लक्स। LMT का मतलब है प्राइमरी साइड पे आप लोगों ने फ्लक्स को दिया और वो लिंक करके सेकेंडरी साइड पे जाएगा, तो उन दोनों का मीन क्या रहेगा, कितना वो मीन देगा, दैट इज LMT। ठीक है जी, इसके अलावा कोई और? KW, KW कांस्टेंट फैक्टर होता है। बेसिकली हम लोग KW का रेशियो लेते हैं, AC अपॉन AW। जो हमारा KW होता है सर, एक फेस फैक्टर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है AC अपॉन AW। तो AC क्या है ये भी मैं फॉर्मुलाज आपको दूंगा साथ में, क्योंकि ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, अब मुझे एक एक करके आपको फॉर्मुलाज देने हैं। तो बेसिकली सर क्या होता है, KW का मतलब हो गया AC का मतलब हो गया, ट्रांसफॉर्मर में अगर आप कॉपर की वायर को यूज कर रहे हो ऑन द प्राइमरी साइड ऑन द सेकेंडरी साइड, तो उस कॉपर की वायर का कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा, उस एरिया को अगर आप डिवाइड करते हो विंडो एरिया के साथ तो आपका KW निकलता है। ठीक है जी, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, हम जब क्लास में करवाते हैं तो पहले लेक्चर में हम ये सारा समझाते हैं, फिर हम इसकी डेरिवेशन पार्ट पे जाते हैं, तो डेरिवेशंस करते हैं, बट यहाँ पर मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या है, आप लोगों को फॉर्मुलाज की लिस्ट देता जाऊंगा, वो फॉर्मुलाज आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं। और कोई टर्म जी? हाँ जी, मीटर MM स्क्वायर, AP हो गया आपका एरिया ऑन द प्राइमरी साइड, एरिया ऑन द MM स्क्वायर। एरिया हमेशा हम लोग वाइंडिंग का एरिया MM स्क्वायर में लेते हैं। हाँ जी, AGI ग्रॉस कोर एरिया। सर आपने क्या किया, ये ट्रांसफॉर्मर बनाया और इस ट्रांसफॉर्मर के सेंटर से ये विंडो को काट दिया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये हमने हर एक बुक में अपने बीटेक के टाइम पे भी हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर को कभी भी हम लोग सॉलिड आयरन से नहीं बनाते, हम लोग ट्रांसफॉर्मर में स्टैंपिंग को यूज करते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग लैमिनेशंस बोलते हैं। तो हमारे पास ई टाइप लैमिनेशंस या आई टाइप लैमिनेशंस होती हैं। वो लैमिनेशन इसलिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट एंड द हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए वी आर यूजिंग द स्टैंपिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल फाइनाइट स्ट्रिप्स लेते हैं, उस स्ट्रिप को इकट्ठा करके यूजिंग नट एंड बोल्ट लगाकर ट्रांसफॉर्मर की कोर बना देते हैं। ठीक है, अब ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर ये जो एरिया आपका बचा, एक्सक्लूडिंग द विंडो, ये जो एरिया है ये है AN, दैट इज द कॉल्ड नेट आयरन एरिया। उसमें आयरन का एरिया कितना है, और ग्रॉस वर्क एरिया क्या है सर, AI तो है ही है, प्लस इन एडिशन टू दैट ये वाला एरिया भी कितना है, दैट इज द कॉल्ड द ग्रॉस कोर एरिया, AGI। बिकॉज अभी मैं आपको इन सब के फॉर्मुलाज देने लगा हूं। तो ग्रॉस कोर एरिया का मतलब होता है जिसमें हम लोग विंडो को सेपरेट नहीं करते, बिकॉज अगेन सर अगर आपको याद होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में वी हैव अ सिंगल विंडो एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में वी हैव अ टू विंडोज टू बी देयर।
कोर टाइप में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लिम्स पे होती है, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंट्रल लिम्प के ऊपर होती है, जिसको हम लोग सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ट्रांसफार्मर कोर ले रहे हो या शेल ले रहे हो, सो अकॉर्डिंगली आपका एजीआई चेंज होता है। और जी, और कोई टर्म? और कोई टर्म? एक्स आएगा सर आपका, दैट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी फैक्टर एट फुल लोड, एट हाफ लोड, एट पार्शियली लोड, एट 3/5 लोड। जनरली ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो फुल लोड एफिशिएंसी आती है वो आती है, सॉरी, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है फुल लोड पे। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली फुल लोड ट्रांसफार्मर फॉर्मूला। और कुछ जी? क्लियर है बाकी सारी टर्म्स? सारी क्लियर है? एनीबडी? अब मेरी एक टर्म है मुझे नहीं समझ आई, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मेरे से पूछोगे, अब आपने नहीं पूछा तो मैं आपसे पूछता हूँ। सर मुझे बताना ये स्मॉल डी क्या है? आपने नहीं मेरे से पूछा, मैं पूछ लेता हूँ फिर ये स्मॉल डी क्या है? बिकॉज मुझे लग रहा था ये स्मॉल डी आप जरूर पूछोगे, बाकी तो चलो सारा क्लियर है, स्मॉल डी क्या है फिर? और कैपिटल डी क्या है? चलो कैपिटल डी तो फिर भी कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि कैपिटल डी और स्मॉल डी समझाना मेरे को क्या होते हैं। टीम जी, कैपिटल डी क्या और स्मॉल डी क्या है? हाँ हाँ जी मैम, लास्ट में कैपिटल डी या स्मॉल डी, कुछ आइडिया सीनियर साहब? डिस्टेंस बिटवीन आयरन कोर और कॉपर कोर, ट्रांसफॉर्मर में तो एक ही कोर डालेंगे, या आयरन की डालेंगे या कॉपर की डालेंगे या एल्यूमिनियम की डालेंगे, तो एक ट्रांसफॉर्मर तो एक ही कोर आएगी। तो फिर डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी क्या है? आपने ट्रांसफॉर्मर बनाया, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, इसका यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर में ये चीज जो है, इसको बेटा हम लोग कोर बोलते हैं। ये आपकी कोर है पूरी की पूरी, ये कोर है। और ये आपका आ गया वन लिंब जहां पर हम लोग प्राइमरी लगाते हैं, ये आ गया सेकंड लिंब जहां पर हम लोग सेकेंडरी लगाते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड अ सेकेंडरी वाइंडिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज द कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोर सेंटर्स। नाउ व्हाट इज अ स्मॉल डी हियर? ये स्मॉल डी क्या है सर? मैंने एक्सप्लेन किया, स्मॉल डी विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, एंड ऑल्सो मैंने यहां पर मेंशन किया इन केस ऑफ राउंड और सर्कुलर कंडक्टर्स, बिकॉज डायमीटर हमेशा सर्कुलर में होगा, डायमीटर आपका रेक्टेंगुलर में नहीं होगा, डायमीटर आपका स्क्वायर में नहीं होगा। तो डायमीटर हमेशा रेक्टेंगल, सॉरी, सर्कुलर में या सिलेंड्रिकल कोर में होगा। तो ये होता क्या है? जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर में सर यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग लगाएंगे, और यहाँ पर जब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मर में, क्लियर? और इस दोनों वाइंडिंग को अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखाई देगा, एक सिलेंड्रिकल दिखाई देगा। वो जो सिलेंड्रिकल होगा वो होगा आपका स्मॉल डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर आने वाले टाइम पे। एंड आई एक्सप्लेन, आई गिव इन 100% वेटेज, आपको बोल रहा हूँ, ऑन एयर बात कर रहा हूँ। कोई भी चैनल, कोई भी इंस्टीट्यूट, चैलेंज कर रहा हूं मैं ऑनलाइन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी चैनल ये चीजें बता दे, नहीं बता रहा, कोई चैनल नहीं बता रहा। वो बता रहे हैं ट्रांसफार्मर में ऑन लोड, नो लोड, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, वो सब बता रहे हैं। ये चीज कोई बता दे, आई चैलेंज, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ सर, कोई नहीं बता रहा है। और पेपर में ये आएगा, ये 100% पेपर में आएगा सर। क्लियर थी? चलें आगे, चलिए। So these are the important terms that we are always and always using in case of transformer. Now what we have to do, if I go on a normal practice, तो normal practice में क्या होता है सर, हम लोग इसकी डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करके हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन हम लोगों ने डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जाना है, हम लोग जाएंगे सीधा आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, या हम लोग जाएंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। तो अब मैं आपको क्या करूंगा सर, सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज दूंगा। एक्चुअली मैंने रात को ना पूरे फॉर्मूला की एक लिस्ट बनाई थी,
शाम को बैठा था, जब मुझे मतलब ये लेट आवर्स में मुझे पता चला कि मुझे आज जीसीटी जाना है, तो मैं वो उस टाइम तक शीट बना चुका था। वो शीट मैंने बनाई थी, तो मुझे इसलिए था कि जल्दी जल्दी मैं लिख दूंगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। फिर कोई बात नहीं, मैं आपको देख के बता दूंगा, और घर जाके शाम को मैं आपको वो व्हाट्सएप कर दूंगा, पूरी की पूरी शीट एक व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज वो मेरी कॉपी में है, वो कॉपी में आपको पेज खंगालने पड़ेंगे, वो कोई फायदा नहीं है। वो शीट मैंने हैंड रिटन एक बनाई हुई है, वो व्हाट्सएप में आपको कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज करने हैं वो स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर में यूज करेंगे सर, वो हमेशा याद रखिएगा, E इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू एन, ठीक है। और ये जो आपका रहेगा अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं कि सर E1 होगा 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू N1, और सर E2 होगा 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू N2। फर्क क्या है? फर्क ये है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका जनरल फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और जो सेकंड फॉर्मूला है, उससे सर सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। जी जी। अच्छा, क्यों आखिरी हो सर? दिनेश सर की नहीं गल?
हेलो, your E2 will be equal to 4.44 into F into phi m into N2. So this is the first formula that we are using in case of a transformer for the EMF equation. Now, if I go on a transformer next formulas, so what we have a next formula? Okay, sir. The second formula says your ET is equal to K under root of Q. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ईएमएफ पर टर्न निकालना है, ईएमएफ पर टर्न निकालने का मतलब हो गया यू हैव अ के अंडर रूट ऑफ क्यू, और जो क्यू है आपका सर, ये क्यू क्या है, दैट विल बी आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और ये ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट सर हमेशा केवीए में होगी, ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट हमेशा केवीए में रहेगी। तो यहां पर फॉर्मूला अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज कि अगर ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट केडब्ल्यू में गिवन होगी तो केडब्ल्यू अपॉन पावर फैक्टर करके आप उसको केवीए में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट हमेशा होती ही केवीए में, केडब्ल्यू में हम लोग देते ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई पता नहीं जेकेएसएसबी का वो आपको केडब्ल्यू में दे दे, तो केडब्ल्यू में देने के लिए आपको फिर पहले केवीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब केवीए में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, केडब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिंपल कॉस फाई। ठीक है, मैसेज नहीं पड़ा था ग्रुप में, मैसेज नहीं पड़ा था, क्यों सो गया जल्दी? आजा आजा बैठ जा। मैंने जिसके लिए आपका टाइम चेंज किया था वो टाइम ही चेंज हो गया। सीएम साहब कल रामबन चले गए थे, सीएम साहब ने 10 बजे आना था जीसीटी, अभी फोन आया सीएम साहब 3 बजे आ रहे हैं, आप प्रोग्राम चेंज। चलिए ओके जी। तो अब सर यहां पर डिपेंड करेगा आपका के की वैल्यू, कि के की वैल्यू क्या लेनी है। सो के की वैल्यू डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, सो राइट डाउन के की वैल्यू को आप लोग क्या लेंगे या क्या नहीं लेंगे। सो वैल्यू ऑफ के विल बी, अगर आप लोगों का सिंगल फेस शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है तो आप सर के की वैल्यू जो है वो लेंगे 1.0 से लेके 1.2 तक। अगर सर आप लोगों का सिंगल फेस कोर टाइप है तो आप के की वैल्यू को लेंगे 0.75 से लेके 0.85 तक। क्लियर? अगर आप लोगों का 3 फेस शेल टाइप है तो आप लोग वैल्यू लेंगे 1.3। अगर आपका 3 फेस कोर टाइप ही है लेकिन ट्रांसफॉर्मर है डिस्ट्रीब्यूशन तो वैल्यू आएगी 0.545। और अगर आपका 3 फेस कोर टाइप ही है लेकिन पावर है तो वैल्यू आएगी 0.62 से लेके 0.75 तक। हाँ जी, कांस्टेंट वैल्यू है एक। डिपेंडिंग अपॉन द के आप लोग ईएमएफ टर्न्स निकाल सकते हैं। जब आपके पास के की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको के की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगेन एसएसबी पेपर में आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक थियरी का क्वेश्चन बनता है कि फॉर द सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर शेल टाइप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के। वो वैल्यू ऑफ द के क्या है वो आपको याद रखनी पड़ेगी जी, वैल्यू ऑफ द के आपकी क्या है। ठीक है, क्लियर? अनदर, के कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 4.44 into f into r into 10 to the power 3। यहां पर जो r है दैट इज स्पेसिफिक ऑफ मैग्नेटिक लोडिंग डिवाइडेड बाय
specific of electrical loading. Clear? ठीक है. Now important term is what is the magnetic loading and what is the electrical loading. It is the ratio of magnetic loading to the electrical loading. तो अगेन सर पेपर में पॉइंट, और ये एक चीज मैं बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का पेपर में एक या आधा क्वेश्चन पेपर में होगा ऑन अ न्यूमेरिकल पार्ट पे. तो वहां पर वो टर्म पूछेगा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बाय स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग टू द इलेक्ट्रिकल लोडिंग इज इक्वल टू, किसके बराबर है, सो दैट विल बी इक्वल टू आर. क्लियर? एक्सक्यूज मी यार. Sorry to squeeze you online subscriber. Actually, I have a emergency call. That's why the signal is disconnected. हाँ जी बोलिए. Issue of magnetic loading to the electrical loading. Constant value.
द कांस्टेंट वैल्यू, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लोडिंग टू द इलेक्ट्रिकल लोडिंग। यहाँ पर पॉइंट समझने वाला ये है कि मैग्नेटिक लोडिंग क्या है और इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या है। पॉइंट ये समझने वाला, मैग्नेटिक लोडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या होती है। सर किसी भी मशीन में आइदर इट इज अ ट्रांसफार्मर, आइदर इट इज अ जनरेटर, किसी भी ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक होता है मैग्नेटिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूँ, इसकी वजह से उस मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल लोडिंग हो गया कि आप कितना इलेक्ट्रिकल लोड कर रहे हैं, आप कितनी इसको करंट दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो करंट किसको देंगे, आप एक मेटल के पीस को, तो मेटल का एरिया कितना रहेगा, बता रहा है इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या है, मेटल का एरिया कितना रहेगा और मेटल में टर्म्स कितने रहेंगे, उतना आपका होगा इलेक्ट्रिकल लोडिंग। और इलेक्ट्रिकल लोडिंग देने के बाद वो मेटल का पीस, चाहे वो आयरन है चाहे वो किसी का भी पीस है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका फ्लक्स जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक। इफ आई डिवाइड मैग्नेटिक लोडिंग द इलेक्ट्रिकल लोडिंग, the ultimately value so we can get basically। yeah? करें आगे, करूं आगे जी, चलिए कंटिन्यू। Power transformer is basically a step up transformer, but distribution transformer is basically पीछे मैंने इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, मैंने माइक को बंद किया था, अब आपकी वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए जी नेक्स्ट, सब्सक्राइबर वॉइस क्लियर एक मैसेज कैसे करूं आगे। So after calculating the value of your you can say that k or something, next we have what we have to calculate, we are calculating the value of phi m. Phi m will be calculated by the formula that will be E is equal to 4.44 f into phi. अपने दिस स्टेज आपके पास क्या होगा सर, ET डाला होगा आपने, ET डाला होगा, ईटी कैसे निकाला वो ऊपर से आपने देख लिया, तो वहां से देख के आप क्या करेंगे सर, फाइव निकालेंगे। फाइव कैसे निकलेगा, 4.44 into f into, तो अब क्या है आपका, इट इज इक्वल टू 4.44 into f into फाइव एम। तो यहां से आप क्या करेंगे, फाइव एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, ठीक है जी। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट सर आपका निकालेंगे हम लोग ए आई, दैट इज कॉल्ड द नेट आयरन एरिया। और नेट आयरन एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास रहेगा सर, ए आई इज इक्वल टू फाइव एम अपॉन बी एम। फाइव एम इज द फ्लक्स, बी एम इज द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू रहती है, दिस बीएम की वैल्यू, ये रहती है 1 से लेके 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको 1 भी ले सकते हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, कुछ भी एक वैल्यू को ले सकते हैं हम लोग इसको, दैट इज बीएम। क्लियर, ठीक है जी। करें आगे, आफ्टर दैट व्हाट आई हैव कैलकुलेट, आई कैन कैलकुलेट एजीआई। अब मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा एआई क्या है, एजीआई, दैट इज वाई हमने सारे टर्म्स पहले ले लिए हैं। तो एआई क्या है सर, एआई इज नथिंग, इट इज बेसिकली इक्वल टू एआई अपॉन अ वेक्टर दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिंग फैक्टर, STACKING, stacking factor, and this stacking factor's value will be equal to 0.9। नहीं वो मैंने बंद की थी, एक्चुअली मेरे को कॉल आई थी एक, तो मैंने बंद की थी। जिसके लिए मैंने, हो गया ठीक है, क्लियर है। इसके लिए मैंने क्लास की टाइम चेंज की थी, वो टाइम ही चेंज हो गया। उमर साहब 3 बजे आ रहे हैं आप। तो AGI is equal to AI upon stacking factor, that factor will be equal to 0.9। clear जी। now sir after that what we have to do, we are calculating AW। हम लोग अब इसका AW निकालेंगे, और AW कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला रहता है Q is equal to 2.22 into F into phi m into AW into KW into density into 10 to the power -3। ठीक है जी। और ये फॉर्मूला है सर फॉर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए।
This formula is applicable for single phase transformer only. And if I use a three phase transformer, instead of this 2.22, it will be 3.33. Rest all the terms are same, and this is for a three phase transformer. क्लियर? इससे पहले ट्रांसफार्मर में पढ़ा था ये चीजें? इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर वही ओपन लोड शॉर्ट लोड पढ़ा होगा. बेसिकली ये है डिजाइन का पार्ट. दिस इज कम अंडर द डिजाइन पार्ट. ये डिजाइन पैरामीटर्स में रहता है. ठीक है सर. अब मुझे इस फॉर्मूला में ध्यान से देखिए सर, इस स्टेज तक 2.22 आपके पास है. 2.22 है सर. ओके, एफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी, फाइव भी आपके पास है, ऊपर से निकाल के आ रहे हो. एडब्ल्यू आपको निकालना है. देन के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एंड के डब्ल्यू की कॉन्स्टेंट वैल्यू सर याद रखिएगा, इट विल बी 0.27. और मैंने अभी आपको बताया कि जो के डब्ल्यू जो आपका के डब्ल्यू होता है, ये होता है सर एसी अपॉन ए डब्ल्यू अल्टीमेटली. उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू योर 0.27. एंड सर करंट डेंसिटी की वैल्यू ये आपको हमेशा गिवन होगी. जनरली इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 2.4 एम्पियर पर mm स्क्वायर. करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट डेंसिटी का मतलब हो गया करंट पर यूनिट एरिया. तो ट्रांसफार्मर में जब तक आप करंट नहीं देंगे, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स ही नहीं बनेगा. जब तक मैं ट्रांसफार्मर को बच्चे करंट नहीं दूंगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे फ्लक्स नहीं बनेगा, मैग्नेटिज्म नहीं बनेगा. जब मैग्नेटिज्म नहीं बनेगा, मेरा ट्रांसफार्मर वर्कआउट ही नहीं कर सकता. तो ये वैल्यू मेरे लिए मैंडेटरी है, पेपर में मुझे गिवन. नहीं गिवन तो देन वी हैव अज्यूम दैट इज विल बी इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स पर mm स्क्वायर. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली वैल्यूज को डाल के अब यहां से क्या करेंगे, एडब्ल्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है जी. बट नेक्स्ट, ये जो AW होता है, ये होता है HW इंटू WW, एंड योर HW अपॉन WW विल बी इक्वल टू जनरली 2 से 3, बट वी आर कंसीडरिंग एज 2.5, अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है जी. कांस्टेंट है सर 0.27, तभी तो मैंने बोला आपको कांस्टेंट है. ठीक है जी. क्लियर? करूं आगे? करूं आगे जी. चलिए, इसके बाद सर मैं कैलकुलेट करूंगा ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक लोडिंग. जो फॉर्मूला देगा आपका 80, जो फॉर्मूला होगा 5m अपॉन आर. व्हाट इज 80? 80 इज नथिंग, इट इज बेसिकली इक्वल टू 5m अपॉन आर. ठीक है जी. क्लियर? After that, I'll calculate AY. That will be 1.11 AGI. 1.11 AGI. Now, what is AY? अब AY मैंने पीछे लिखा नहीं था. AY is basically area of the yoke. Area of the yoke. ठीक है. अब इसमें भी सर एक वेरिएशन आती है. ये 1.1 भी होता है और ये 1.2 भी होता है. मतलब ये जो 1.11 मैंने लिखा है, ये 1.11 भी होता है और ये 1.2 भी होता है. 1.1 होता है फॉर ये होता है फॉर कैन यू एक्सप्लेन ये क्या होता है? कोल्ड फॉर्जिंग एंड हॉट फॉर्जिंग क्या होता है? कुछ है आइडिया? पढ़ा होगा मटेरियल्स में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में पढ़ा होगा. क्या होता है कोल्ड फॉर्जिंग एंड हॉट फॉर्जिंग? फॉर्जिंग इज नथिंग, वो नहीं समझ लेना, मनी लॉन्ड्री. हॉट फॉर्जिंग एंड कोल्ड फॉर्जिंग कुछ आइडिया? जी नहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे.
हॉट फॉर्जिंग एंड कोल्ड फॉर्जिंग का कंसेप्ट कुछ है? मतलब जनरली सर ये हमारे इलेक्ट्रिकल के साथ पर्टेन नहीं करता, मैंने वर्ड लिख दिया है तो चलो एक ह्यूमन साइकोलॉजी या मेरा दायित्व बनता है आप लोगों को बताना कि क्या होता है। हॉट फॉर्जिंग कोल्ड फॉर्जिंग क्या होता है? जब भी किसी भी मेटल को हम कोई भी शेप देते हैं, जनरली जब हम आयरन को शेप देते हैं, तो आयरन को जब भी हम किसी फॉर्म में शेप देते हैं तो जनरली दो प्रोसेसेस करते हैं, या तो हम हॉट फॉर्जिंग करते हैं या कोल्ड फॉर्जिंग करते हैं। सिंपल भाषा में लोहे को या तो गर्म करते हैं, पहले अच्छा गर्म करके इसको एनविल पे रख के उसकी ट्रेसिंग करके फिर उसको फॉर्जिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट फॉर्जिंग। तो जो लोहा गर्म करके इसको शेप दी जाती है वो ज्यादा आपका क्या होता है, रोबस्ट होता है। और कोल्ड फॉर्जिंग में क्या होता है कि हम लोग सीधा जो लोहा है उसको शेप देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कभी कभार जो हम लोग कोल्ड फॉर्जिंग करते हैं तो कोल्ड फॉर्जिंग में देयर विल बी चांसेस कि आपके क्रैक्स आने के चांसेस बनते हैं। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, पहले जो भी आपका आयरन का पीस होता है उसको हॉट फॉर्जिंग करके फिर शेप देते हैं। तो यहां पर ये वही डिस्कस कर रहा है कि अगर सर आपका हॉट फॉर्जिंग है तो AY 1.1 रहेगा, और अगर आपका हॉट है तो 1.2 रहेगा, कोल्ड है तो 1.1 रहेगा। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट दे रहा है इसमें। ठीक है जी, क्लियर? चलिए जी, इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, एक मिनट, ये वाले फॉर्मूले सारे हो गए आपके? अच्छा चलिए जी, अब अगला फॉर्मूला करते हैं सर इसके साथ, एक मिनट। ओके, अब बात आती है कि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ट्रांसफॉर्मर हमारा बन गया, अब हम डालेंगे इसके नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए। तो यू हैव टर्न्स कैलकुलेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सर ट्रांसफॉर्मर जो भी आपको गिवन होगा, उस ट्रांसफॉर्मर में एक वोल्टेज आपको हमेशा गिवन होगी। से आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, वी हैव 240 वोल्ट स्लैश 10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मर आपका क्या है सर, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, क्लियर? तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सर जब भी आपको टर्न्स निकालने हैं तो ध्यान रखना, हमेशा हमारा क्या काम रहेगा, हमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की टर्म्स में निकालने हैं। तो मतलब क्या हुआ सर, इस केस में ये आपका क्या बना, हाई वोल्टेज, और ये क्या बना, लो वोल्टेज। हम जब भी टर्न्स निकालेंगे इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी टर्न्स हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं निकालते, हम लोग टर्न्स निकालते हैं हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की। तो सर सबसे पहले आपके टर्न्स निकलेंगे TLV, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी TLV निकालने की। और TLV निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज VLV अपॉन ET। ठीक है जी, क्लियर? बट अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो TLV की वैल्यू है, अगर तो ये वैल्यू सर फिक्स्ड आ गई या ये वैल्यू आपकी राउंड ऑफ वैल्यू आ गई, तब तो बड़ा अच्छा। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या, मतलब अमूमन हर बार यही होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शंस में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर ये पॉइंट आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अगेन पेपर में भी ये वाला न्यूमेरिकल वो पूछता है कि टर्न्स निकाल के दीजिए हमें कितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सर अगर आप लोगों का TLV आता है 42.3, आपने क्या किया, VLV बाई ET किया, आपके पास वैल्यू आया 42.3। तो मुझे बताइए टर्न्स क्या कभी फ्रैक्शन में होंगे? टर्न्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, टर्न्स विल ऑलवेज बी ऑलवेज इन अ होल नंबर। तो सर 42.3 के मैं कितने टर्न्स लूंगा? हाँ जी, 42 इंजीनियर साहब, शाबाश, वेरी नाइस। सर हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, कभी भी, ये मैथ्स नहीं है। हम लोग जनरली मैथ्स में क्या करते थे, 42.5 से नीचे होगा तो 42, 5 से ऊपर होगा तो 43, और 0.5 होगा तब भी 43, ये करते थे। सर टर्न्स का मतलब ये हुआ क्या नाम था, अखिल, टर्न्स का मतलब हुआ 42.3 का मतलब ये हुआ बेटा कि आपने 0.3 जो टर्न्स है उसको कम किया। तो 0.3 टर्न्स कम करने का मतलब ये हुआ, ये तो छोटा ट्रांसफॉर्मर है 240 बाई 110 वोल्ट का, अगर ये ट्रांसफॉर्मर केवीज का होगा
तो इतना टर्न्स कम करने से अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर में ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्न्स निकालने के लिए। अगर आपके टर्न्स राउंड ऑफ में निकलते हैं फिर तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपके टर्न्स सर माइंडेड 41.1 भी निकलेगा तो हम इसको 41 नहीं करेंगे, इसको मैं क्या करूंगा, हायर साइड 42 करूंगा इसको मैं, चाहे 0.1 भी निकले, चाहे मेरा 41.01 भी निकले, तब भी मुझे इसको हायर साइड जाना है। अब यहां पर क्वेश्चन आया, ये तो 42.3 था, इसका हायर साइड तो 43 होना चाहिए, तो फिर इन्होंने 44 क्यों बोला? अगर इन्होंने 44 बोला तो इनको एंडोज मैंने किया, ठीक है जी बिल्कुल 44, क्यों हायर साइड तो चला गया मैं, 42.3 का हायर साइड गया 43, तो मैंने 44 पे क्यों गया? सर 44 पे मैं इसलिए गया बिकॉज जो भी टर्न्स होते हैं दैट शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज हायर साइड इवन नंबर in order to equally divide the EMF per turn। ठीक है जी। अब आप जरा अपने दिमाग में सर ये कंसेप्ट बिठा के चलो, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूं, पेपर में क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक्स हैं। वो जो नो लोड ऑन लोड के फॉर्मूलाज हैं वो हर बुक में मिलेंगे सबको, मतलब वो भी मुझे करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भी मुझे करने हैं, लेकिन उसको मैं सर नदीम जी उसको ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं भी दूंगा ना तब भी चलेगा, क्योंकि वो आपने करने हैं, ये कहीं नहीं है, ये चीज कहीं भी नहीं होगी आपके पास। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे टर्न्स लो वोल्टेज के हैं चाहे टर्न्स हाई वोल्टेज के हैं, इट विल बी इवन नंबर ऑन अ हायर साइड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब सर मुझे बताना तो फिर टीएचवी कैसे निकलेगा? अच्छा हो गया यार, चीजें लेट होगी, लेक्चर बढ़ जाएगा आपका। ओके, अब मुझे बताओ टीएचवी कैसे निकालूंगा फिर? तो क्या मैं सेम फॉर्मूला यूज करूं, दैट विल बी VHV अपॉन ET। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो यही चलना चाहिए ना कि टर्न्स लो वोल्टेज के निकालने हैं तो वोल्टेज ऑन लो टर्न डिवाइडेड बाय EMF पर टर्न, तो हाई वोल्टेज के निकालने हैं। सर ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना हम लोगों ने, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे THV अपॉन TLV इज इक्वल टू VHV अपॉन VLV। अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला है टर्न्स रेशियो का EMF इक्वेशन से, आई बात समझ में? सो सर पेपर में जानबूझ के आपके नंबर काटने के लिए वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको एक न्यूमेरिकल डालेंगे या आपको थ्योरी डालेंगे, फॉर इन केस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू, एक तो ये फॉर्मूला होगा एक वो फॉर्मूला होगा, दो कोई और फॉर्मूला हो सकते हैं। सो आपने क्या किया, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया इट विल बी स्ट्रेट वे आउट। ये फॉर्मूला LV के लिए यूज करते हैं, ये फॉर्मूला HV के लिए यूज नहीं किया जाता। तो हमेशा ट्रांसफॉर्मर में पहले लो वोल्टेज निकलती है फिर हम लोग हाई वोल्टेज के टर्न्स निकालते हैं। क्लियर हुआ सर ये? ठीक है, अब मुझे आइए इस ट्रांसफॉर्मर पे। सर अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे किसके टर्न्स निकलेंगे? लो वोल्टेज कहां है? लो वोल्टेज कहां है? प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड? सेकेंडरी। तो इसका मतलब सर इस केस में TLV सबसे पहले मैं क्या करूंगा, TS निकालूंगा, और फिर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा जी, TP को कैलकुलेट करूंगा। क्लियर हुआ ये? बिकॉज हाई वोल्टेज क्या है आपकी, प्राइमरी साइड है ना। ठीक है, बट सर अगर मैं ट्रांसफॉर्मर को चेंज कर दूं तो अब क्या होगा, मेरे फॉर्मूला पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज में मैं प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसफॉर्मर में फॉर्मूलाज में लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की बात कर रहा हूं। तो अब सर इंस्टेड ऑफ TS अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले TP, और फिर मेरा TP की जगह क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा TS। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर जी? ठीक है, करूं आगे? ये जितना मैंने करवाया ना अभी आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देके जाना है, मैंने वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करके लाना है, मैंने कल वो डेटा आपके साथ चेक करना है। हाँ जी, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, हाँ मतलब फॉर्मूला, सर फॉर्मूला नहीं चेंज होना, फॉर्मूला चेंज नहीं होना, मेरा कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मर में आपको प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की वोल्टेज हमेशा गिवन होगी। जब भी आपको टर्न्स निकालने हैं तो हमेशा पहले LV के टर्न्स निकलेंगे, वहां हम लोग टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे, हम टर्न्स की बात करेंगे LV और HV की।
तो पहले मुझे वोट एलवी के टर्म्स निकालने हैं। एलवी के टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है वीएलवी अपॉन ईटी, और एचवी का फॉर्मूला वीएचवी अपॉन ईटी नहीं है, वो है टीएचवी अपॉन टीएलवी इज इक्वल टू वीएचवी अपॉन वीएलवी। ठीक है, करूं आगे जी? चलिए जी नेक्स्ट। अब सर मैं निकालूंगा ए एल वी। व्हाट इज ए एल वी? एरिया ऑफ लो वोल्टेज। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला सर, आई एल वी अपॉन करंट डेंसिटी। आई एल वी अपॉन करंट डेंसिटी। आंसर फिर मैं निकालूंगा ए एच वी। क्या फॉर्मूला है? आई एच वी अपॉन करंट डेंसिटी। ठीक है जी। अब सर आई एल वी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी सिंपल, क्यू अपॉन वी एल वी। पी इज इक्वल टू वी आई, पाई इज इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, एंड योर आई एच वी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू अपॉन वी एच वी। ठीक है, अगेन सर क्यू की वैल्यू केवीए में है तो बहुत अच्छा, केडब्ल्यू में है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, करूं आगे? क्लियर नाउ? if your ALV or AHV is greater than 5 mm square, मतलब अगर एरिया ऑफ द लो वोल्टेज वाइंडिंग या एरिया ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग 5 mm स्क्वायर से ऊपर आता है, तो सर इस केस में वी आर यूजिंग rectangular conductors. But if ALV or AHV is less than 5 mm square, then we use D is equal to area of the winding multiplied by 4 upon pi. क्लियर? ठीक है जी। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा या हो भी सकता है कि आपका एलबी का कंडक्टर रेक्टेंगुलर हो और एचवी का कंडक्टर सर्कुलर हो। मतलब कहने का मतलब ये है, आई से कि एएलवी और एएचवी अगर वो 5 mm से ऊपर है, वी आर यूजिंग अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम लोग प्राइमरी साइड पे रेक्टेंगुलर कंडक्टर डालते हैं और सेकेंडरी साइड पे सर्कुलर कंडक्टर डालते हैं, बिकॉज प्राइमरी पे करंट अलग है, सेकेंडरी पे करंट अलग है। नो डाउट करंट डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन करंट की वैल्यू प्राइमरी पे, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन, इसको डोंट, मतलब इसको मिस मत करना। पॉइंट ये है सर, प्राइमरी साइड की करंट, एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए? अगर एग्जॉस्ट हो गए फिर मैं बंद कर दूं। ठीक है, चल रहा है, ओके। प्राइमरी करंट सेपरेट है, सेकेंडरी करंट सेपरेट है, मानते हो या नहीं मानते हो? या करंट सेम रहेगी? लो वोल्टेज हाई वोल्टेज छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट। क्या किसी भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट सेम हो सकती है? आंखें खोल के, दिमाग खोल के आंसर देना। किसी भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट सेम हो सकती है? नहीं हो सकती, पक्का? यार सर कैसे डिपेंड करती है वोल्टेज पे, बताओ यार, मेरे को बताओ फिर। हाँ जी सर,
किसी भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट या सेकेंडरी करंट सेम हो सकती है? सर इतना क्यों सोच रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा? ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट सेम हो गई, पावर उसकी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मतलब वोल्टेज भी कांस्टेंट होगी। जब उसकी वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो ट्रांसफार्मर काम करेगा। सर पहला लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाते हैं या करंट, सॉरी मैंने पहले लेक्चर में आपसे बात की थी कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है या कम करते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू ऑल्टर द वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। और मैंने ये भी बात किया था कि अगर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो अकॉर्डिंगली करंट आपकी कम या ज्यादा होगी, सो दैट आप लोगों की जो पावर है वो क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। तो ट्रांसफार्मर में सर कभी भी करंट जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी, कभी भी करंट कांस्टेंट नहीं रहती। ट्रांसफार्मर में हमेशा करंट क्या है, चेंज करेगी। प्राइमरी की करंट कुछ होगी, सेकेंडरी की करंट कुछ होगी, बट जो आपका करंट डेंसिटी है सर ये सेम रहेगा। करंट डेंसिटी की वैल्यू सेम होती है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया करंट डेंसिटी विल बी 2.4 एम्पियर्स पर mm स्क्वायर, वो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया हुआ है। तो अगर ट्रांसफार्मर में ध्यान देखना सर, यहां पर अगर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट या सेकेंडरी करंट सेम नहीं होती लेकिन करंट डेंसिटी सेम होती है, तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर में कभी भी ये एरियाज भी सेम नहीं आएंगे। क्या ये सेम आएंगे? हाँ या ना? ट्रांसफार्मर में कभी भी करंट प्राइमरी की सेकेंडरी की सेम नहीं होती, तो इसका मतलब करंट डेंसिटी सेम होती है। तो इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी तो एरियाज भी सेम नहीं आएंगे, कभी भी सेम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ द प्राइमरी और एरिया ऑफ द सेकेंडरी कभी भी सेम नहीं होंगे। मे बी दोनों का एरिया 5 से कम हो सकता है, दोनों का एरिया 5 से ऊपर हो सकता है, लेकिन आप बोलो कि एरिया ऑफ द प्राइमरी 4 आए, एरिया ऑफ द सेकेंडरी भी 4 आए, एग्जैक्ट 4 है, वो कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में हम लोग कभी भी क्या लेके चलते हैं कि प्राइमरी साइड पे रेक्टेंगुलर कंडक्टर यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी साइड पे हम लोग सर्कुलर कंडक्टर को यूज कर सकते हैं। क्लियर जी? ठीक है, क्लियर जी? ओके, now based upon that thing, both online as well as offline student, there is one assignment for you people। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैं ऑनलाइन वालों के साथ इसके फॉर्मूला, सॉरी इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। हाँ जी सर, सीधा फॉर्मूला, सीधा क्वेश्चन मैंने आपको दिया ट्रांसफार्मर का, आपको ये निकाल के लाना है। क्यू है सर 2.5 kVA का, मतलब 2.5 kVA का एक ट्रांसफार्मर है सीधा आपके पास। ये है सर कोर टाइप और ये है डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, बस और कुछ नहीं है, बस ये ट्रांसफार्मर है। हाँ जी, सारा सारा करंट वोल्टेज तो निकलेगी नहीं, करंट वोल्टेज कहां से निकलेगी, क्योंकि वोल्टेज मुझे गिवन होनी चाहिए। चलो वोल्टेज दे देता हूं आपको, क्योंकि वोल्टेज या करंट कुछ ना कुछ मुझे मिलनी चाहिए। ले लो वोल्टेज यार, 240/110 ले लो, चलो ठीक है। अच्छा अब एक चीज आपको बता दूं, एक चीज यस बेटा, एक मिनट देख लो। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो विद क्विकली रिकैप विद यू, सबसे पहले सर आप इसका क्या निकालोगे, ईटी। ठीक है, ईटी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा K/Q। के की वैल्यू को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ कोर टाइप सिंगल फेस या 3 फेस, ये देखना पड़ेगा। थ्री फेस, इट इज अ 3 फेस कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसका फाइव निकालोगे, फाइव निकालने के बाद इसका क्या निकालोगे, एआई निकालोगे, एआई निकालने के बाद इसका एजीआई निकालोगे, एजीआई निकालने के बाद इसका एडब्ल्यू निकालोगे, एडब्ल्यू निकालने के बाद एचडब्ल्यू निकालोगे, डब्ल्यूडब्ल्यू निकालोगे, देन एवाई निकालोगे, देन आईएलवी निकालोगे, आईएचवी निकालोगे, एएलवी निकालोगे, एएचवी निकालोगे। ये सारा निकालना है आपको। हाँ जी, फाइव की वैल्यू मैं कहां से दूं, फाइव की वैल्यू फॉर्मूला दिया ना मैंने आपको, मैंने फॉर्मूला दे दिया, फाइव की वैल्यू मैंने क्या करनी है। चलिए चलिए छोड़िए इसको यार, इसको घर जाके करना, अभी मत करो पॉइंट सम। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज, एक मिनट छोड़ दीजिए,
लास्ट में मैम 1 मिनट छोड़ दीजिए, 1 मिनट छोड़ दीजिए सर, मेरे साथ सिर्फ देखिए करना क्या है सर। वी हैव फर्स्ट कैलकुलेट ईटी, ठीक है, सेकंड फाइव थर्ड एआई नेक्स्ट, एजीआई नेक्स्ट, एडब्ल्यू नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी, आईएलवी नेक्स्ट, आईएचवी नेक्स्ट, नेक्स्ट एएलवी। टोटल आप लोगों को इसके 12 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए 12 वैल्यूज का दिया ताकि एक क्वेश्चन में आप सारी की सारी 12 की 12 वैल्यूज निकालना सीख जाओ। फाइनल पेपर में क्या होगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जो दिया है, और नीचे इसने लिखा होगा एक टर्म कि इसका एएलवी कितना है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, इसका एएचवी कितना है, नीचे 4 ऑप्शन होंगी। तो वो एएलवी एएचवी डिपेंड करेगा आपके पेपर में क्या रहता है। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इस क्वेश्चन को सर सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कल मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग इंसर्शन करेंगे। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे, इसका सोल्यूशन ग्रुप में मत डालिएगा, मत डालिएगा इसका सोल्यूशन, मतलब आप लोग सॉल्व करके इसका ग्रुप में मत डालिएगा, बिकॉज ग्रुप में डालोगे आई नो कुछ स्टूडेंट्स करेंगे कुछ स्टूडेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं करेंगे तो मेरा पिछला 1.5 घंटे का बोलना सारा खराब हो जाएगा, बिकॉज मुझे यहीं से पता चलेगा कि आपको ये करवाना है या नहीं करवाना, कंट्रोल सिस्टम का पॉजिटिव फीडबैक लेना है या नेगेटिव फीडबैक लेना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे करके आते हो तो आई एज्यूम कि मैं अपना गेन को इंक्रीज करूंगा, कल वाला एमसीक्यू पॉजिटिव फीडबैक। और अगर आप लोग नहीं करके आओगे तो मैम अननेसेसरली मुझे क्या जरूरत है इसको करवाने की, फिर मैं भी वही चलता हूं, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके वैल्यू को खत्म करता हूं, बिकॉज आई नो सर टू बी वेरी फ्रैंक, ये वीडियो मैं ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं चढ़वाऊंगा, बिकॉज आई नो अगर मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो चढ़वाई, ये कोई भी कंटेंट नहीं कर रहा है और वो कॉपी करेंगे, इसलिए ये यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं चढ़वाने दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए सर एक प्लस पॉइंट रहेगा, और ये चीज अभी नहीं आप लोगों को याद आएगी, आई एम डैम श्योर जिस दिन भी आपका पेपर होगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, चाहे सीबीटी हो चाहे नॉन सीबीटी हो, सर जब इसका 1 या 2 पेपर में क्वेश्चन होंगे ना, चाहे मुझे वो गालियां देना या मुझे याद करना, तब मुझे याद करोगे यार ये कर लिया था टॉपिक। और पूरी मशीन में सर, ऐसा नहीं सर ट्रांसफार्मर में, पूरी मशीन में, चाहे वो इंडक्शन है चाहे वो शंट है चाहे वो सीरीज है, ये वाली चीजें मैं करवाऊंगा मशीन। ये मेरा प्लस है, जो मेरे को बाकी वाले कहते हैं ना कि जो अब तो नहीं खैर बोलते, अब तो ऑनलाइन वाले बेचारे देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ना 3 मार्च को, तब मुझे सभी बड़े स्टूडेंट्स एक मैसेज करते थे, सर सारे सब्जेक्ट्स आप ही पढ़ाओगे। मैंने कहा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के, क्योंकि उसमें पंगा नहीं ले सकता मैं, लूंगा आने वाले टाइम पे, अगले साल जब 867 पोस्टें आएंगी तब लूंगा, अभी नहीं, बिकॉज उसको पढ़ने के लिए फिर मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन को सर करके लाइएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल साथ में ही इसका ओपन लोड सॉरी ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड भी डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल है, और अलॉन्ग विद डिजाइन डिस्कस करेंगे। So this is all from today's session. Thank you and have a nice day. If you have any doubt, you can comment me on my comment box. I will be here to handle your queries. Thank you and have a nice day.